पूरी दुनिया आज बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज हम प्रिंटेड चीज़ों को हर जगह देखते हैं, जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, ये सब प्रिंट किए हुए हैं। पर ये सारी चीज़ें पहले से ऐसी नहीं थी। पहले के ज़माने में जब प्रिंटर नहीं हुआ करते थे, तब लोग कैसे प्रिंट किया करते थे और हम इतने आगे कैसे बढ़ गए कि आज प्रिंटर तक हम लोगों ने खोज लिया। तो ये सब कैसे हुआ, वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। प्रिंटिंग कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड में पुराने टाइम से लेके अभी तक कैसे चेंजेस हुए कि हमारा वर्ल्ड पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ, वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पुराने टाइम से। तो पुराने टाइम पे सबसे पहले प्रिंटिंग 3 जगह स्टार्ट हुई थी। 3 देशों में ये प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी। पहला चाइना में, दूसरा जापान और तीसरा कोरिया। ये प्रिंटिंग हाथों से की जाती थी, इसलिए इसे हैंड प्रिंटिंग बोला जाता था। ये कैसे होती थी, अब वो समझते हैं। इसकी शुरुआत चाइना में 594 एडी से हुई। इसमें पेपर को वुड ब्लॉक्स के सरफेस पर रगड़ा जाता था, जिससे कि वुड ब्लॉक के ऊपर जो इंक लगी रहती थी उसका प्रिंट पेज पे हो जाता था। जैसे अभी आप स्टैम्प मारते हो, उस तरह पहले ये प्रिंटिंग होती थी। तब पेपर थिन और पोरस हुआ करता था, यानी कि इतना ज़्यादा पतला कि अगर उसके ऊपर प्रिंट करें तो प्रिंट का जो निशान है वो पेपर के पीछे भी आ जाता था। इसलिए चाइनीज़ लोग अपनी बुक को अकॉर्डियन स्टाइल में बनाते थे। इसमें बुक को ऐसे फोल्ड किया जाता था कि उसका हर एक पेज दूसरे पेज को चिपक के ना रहे। इसे अकॉर्डियन स्टाइल बोला जाता था, जैसे कि आप अभी देख सकते हो। प्रिंटिंग के आने के बाद चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया प्रिंटेड मटेरियल्स का, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रिंटिंग चाइना में होती थी। और इसका एक रीज़न भी था, ध्यान से सुनना, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। चाइना का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम काफ़ी बड़ा था। ब्यूरोक्रेटिक यानी जो IAS, IPS रहते हैं, ये सब। और ये बनने के लिए उधर के लोगों को सिविल सर्विसेज नाम की एग्ज़ाम देनी पड़ती थी। अब उसके लिए बहुत सारे बुक्स की रिक्वायरमेंट रहती है, बिना बुक्स के लोग कैसे पढ़ेंगे, इसलिए हाई अमाउंट में बुक का प्रोडक्शन होता था। और 16वीं सेंचुरी से इस एग्ज़ाम को देने के लिए कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिस वजह से और भी हाई अमाउंट में बुक प्रिंट होने लगे थे। 17वीं सेंचुरी आते आते चाइना में अर्बन कल्चर और भी ज़्यादा बढ़ गया था, यानी कि प्रिंटिंग का यूज़ अब बहुत सारी चीज़ों के लिए होने लगा था। इस टॉपिक को हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करते हैं, जो आपको 2019 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है, हाउ ब्लूमिंग कल्चर डाइवर्सिफाई द यूज़ ऑफ प्रिंटिंग इन चाइना इन 17वीं सेंचुरी। यानी कि चाइना में प्रिंटिंग का यूज़ इतना ज़्यादा कैसे हो गया था, वो हमें बताना है। तो इसके 3 रीज़न थे। पहला तो ये था कि अब जो मर्चेंट्स हैं वो ट्रेड इन्फॉर्मेशन को नोट करने के लिए प्रिंटिंग का यूज़ करने लगे थे। दूसरा ये था कि रीडिंग समय के साथ साथ एक लेजर एक्टिविटी बन गई थी, यानी कि अब सब लोग अपने एंटरटेनमेंट, इंजॉयमेंट के लिए बुक को पढ़ने लगे थे, क्योंकि पहले के ज़माने में टीवी, मोबाइल ये सब तो नहीं होता था, तो सब लोग अपने मज़े के लिए बुक को पढ़ना चालू कर दिए थे। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो रिच वुमेन है वो भी बुक को पढ़ना चालू कर दी थी, और बहुत सारी वुमेन्स जो है उन्होंने अपनी बुक्स, पोइट्री, प्ले, ये सब को पब्लिश करना चालू कर दिया था, जिसकी वजह से जो रीडिंग है ये भी बहुत ज़्यादा फैल गया। और सिंपल सी बात है, रीडिंग फैलेगा तो प्रिंटिंग तो पहले ही फैलेगा, तो इस वजह से जो प्रिंटिंग है वो पूरा फैल गया था चाइना में। तो 19वीं सेंचुरी आते आते यूरोप में एक नई चीज़ का इन्वेंशन हुआ था, वो था मैकेनिकल प्रिंटिंग, यानी कि मशीन से प्रिंटिंग करना। तो जो यूरोपियंस थे वो यूरोप की जो मैकेनिकल प्रिंटिंग थी उसको चाइना ले आए, क्योंकि चाइना में बहुत ज़्यादा बुक पब्लिश होती है। और चाइना में एक शहर है शंघाई, वहाँ पर उसको सेटअप किया। फिर देखते ही देखते वो बहुत बड़ा हब बन गया प्रिंटिंग का, और चाइना ही सबसे बड़ा हब बन गया था उस टाइम पे प्रिंटिंग का। किस जगह पे? शंघाई। तो ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए याद रखना कि शंघाई प्रिंटिंग कल्चर का हब बन गया था। तो ये सारी बात हमने कर ली चाइना की। अब बात करते हैं कि जापान में ये प्रिंटिंग कैसे डेवलप हुई। तो बुद्धिस्ट मिशनरीज़, यानी जो बुद्धिस्ट लोग रहते हैं,
उन्होंने चाइना से हैंड प्रिंटिंग को लेके जाके जापान में फैला दिया था। आपको टाइम याद रख लेना है, 768 से 770 एडी के बीच में ये पूरे जापान में हैंड प्रिंटिंग फैल गई थी। अब ये प्रिंटिंग जापान में आने के बाद जो पहली बुक पब्लिश हुई थी उसका नाम था डायमंड सूत्रा। तो आपको ये याद रख लेना है, आपको 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। एक और क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इस टॉपिक से कि टोक्यो का दूसरा नाम क्या है। तो आप याद रख लो, टोक्यो का दूसरा नाम ईडो है, EDO। अब बात करते हैं कि कैसे यूरोप में ये प्रिंटिंग फैली। तो पुराने टाइम पे यूरोप में मैन्युस्क्रिप्ट चलती थी, यानी कि ऐसी बुक जिसको हाथों से लिखा जाता था, और इसे लिखने का काम स्क्राइब्स करते थे। स्क्राइब्स वो लोग रहते हैं जो सुंदर राइटिंग निकाल सकते हैं। ये मैन्युस्क्रिप्ट अमीर लोगों के लिए अच्छी क्वालिटी की होती थी, जिसे वेलम बोला जाता था, और दूसरा स्टूडेंट्स और मर्चेंट्स के लिए ये जो मैन्युस्क्रिप्ट रहती थी वो लो क्वालिटी की रहती थी। धीरे धीरे जब बुक्स की डिमांड बढ़ने लगी, यानी कि जब बहुत से लोग बुक्स को पढ़ने लगे, तब इन मैन्युस्क्रिप्ट का प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट हाथों से लिखी जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक नहीं बन पा रही थी, जिसकी वजह से ये लोग पब्लिक डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे थे। अब इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि क्या क्या रुकावटें हैं इन मैन्युस्क्रिप्ट की। तो इसका आंसर देखते हैं। पहला तो ये है, कॉपिंग वॉज एन एक्सपेंसिव, लेबरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस, यानी कि इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम, मेहनत और बहुत ज़्यादा दिन लगते थे। दूसरा पॉइंट ये है, मैन्युस्क्रिप्ट वेर फ्रेजाइल एंड ऑकवर्ड टू हैंडल, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा नाजुक रहते थे, इन्हें अच्छे से संभाल कर रखना होता था, नहीं तो ये फट भी सकते थे। तीसरा पॉइंट ये है, कुड नॉट बी कैरीड अराउंड और रेड ईजीली। तो क्या होता था कि ये मैन्युस्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा नाजुक होते थे, जिसकी वजह से इन्हें दूर तक लेके जाया नहीं जा सकता था, और यही रीज़न था कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट रहती थी इनका प्रोडक्शन इतना लेट होता था। यूरोप में कुछ समय बाद एक बड़ा सा चेंज आया, वो मैं आपको कहानी के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक इंसान है मार्को पोलो नाम का, वो इटली में रहता था। अब ये जो इटली शहर है वो यूरोप के अंदर ही आता था। तो उसको एक दिन मन किया घूम आऊँ, तो वो चाइना गया घूमने के लिए। अब जब वो चाइना गया तो उसने देखा कि चाइना में तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग्स होती हैं, क्योंकि उस टाइम पे चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग्स चालू थी। तो उसे पता चला कि प्रिंटिंग इस तरीके से भी की जा सकती है, तो वो जल्दी से अपने देश आ गया। कब आया था आपको डेट याद रखनी है, 1295 में ये अपने देश आ गया था। अब उसने ये जो आइडिया था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग्स का अपने देश में भी फैला दिया था कि ऐसे भी प्रिंटिंग की जा सकती है, और ये मेथड पूरे यूरोप में फैल गया, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता था और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाता था, जिसकी वजह से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो गया यूरोप में, और मैन्युस्क्रिप्ट का जो बोल सकते हैं चलन था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब इन वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज़ टेक्सटाइल को प्रिंट करने के लिए, प्लेइंग कार्ड्स को प्रिंट करने के लिए, साथ ही साथ रिलीजियस पिक्चर्स को प्रिंट करने के लिए भी यूज़ होने लगा था। अब कुछ टाइम बाद लोगों को लगने लगा कि बुक का प्रोडक्शन और भी ज़्यादा हो जाना चाहिए, और ये सब सोच ही रहे थे कि यूरोप में और एक बड़ा सा चेंज आ गया। वो भी मैं आपको कहानी के ज़रिए बताने की कोशिश करता हूँ। जोहान गुटनबर्ग नाम का एक लड़का था, जो कि एक एग्रीकल्चर एस्टेट में पला बड़ा था। वहाँ पर उसने दो चीज़ें देखी थी। पहली तो थी वाइन प्रेस, दूसरा था ऑलिव प्रेस। वाइन प्रेस यानी कि जहाँ वाइन बनता है, दूसरा ऑलिव प्रेस जहाँ पर ऑलिव ऑयल बनता है। तो जब उसने ऑलिव प्रेस को देखा तो उसको देख के उसे प्रिंटिंग प्रेस का आइडिया आया। प्रिंटिंग प्रेस यानी कि मशीन से कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो उसने उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया, और स्टैंसबर्ग जर्मनी में उसने अपना पहला मैकेनिकल प्रिंटिंग बेस प्रिंटिंग प्रेस बनाया। अब इस पार्ट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वो भी 1 मार्कर। कैसे? पहली बात तो ये, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है
कि मैकेनिकल प्रिंटिंग बेस्ड प्रिंटिंग प्रेस किसने बनाई, तो वो है जोहान गुटेनबर्ग। दूसरा ये है कि कहाँ बनाई, तो स्टैन्सबर्ग जर्मनी। और तीसरा ये क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाने के बाद कौन सी पहली बुक पब्लिश की, तो सबसे पहली बुक उन्होंने बनाई थी द बाइबल। तो ये 3 क्वेश्चन को आपको रट लेना है पूरा। अब उन्होंने 3 साल में द बाइबल की 180 कॉपी बना डाली थी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सिर्फ 180 कॉपी बनाई 3 साल में, तो उस टाइम के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन था। अब 1450 से लेके 1550 तक ये जो मैकेनिकल प्रिंटिंग थी वो पूरे यूरोप में फैल चुकी थी, जिस वजह से यूरोप में बुक का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। 15वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में लगभग 20 मिलियन कॉपी छपी थी बुक्स की, और ये नंबर 200 मिलियन पहुंच गया था 16वीं सेंचुरी आते आते। अब पूरी तरह से यूरोप में मैकेनिकल प्रिंटिंग चलने लगी थी और हैंड प्रिंटिंग का कोई नामो निशान भी नहीं था। अब हम चैप्टर के अगले पार्ट पे आ चुके हैं, द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे यूरोप में मैकेनिकल प्रिंटिंग आने से बहुत सारे बुक्स प्रिंट होने लगे थे। इस प्रिंटिंग ने लोगों के नज़रिए को पूरी तरह से बदल दिया। कैसे, वो समझते हैं। मैकेनिकल प्रिंटिंग आने से बुक के दाम सस्ते हो गए थे, जिस वजह से लोग बुक पढ़ने लगे थे, और अब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बुक पब्लिश होती थी, जिस वजह से रीडिंग करने वालों का भी नंबर बढ़ने लगा था। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही थी। यूरोप में बहुत से लोग लिटरेट नहीं थे, यानी कि पढ़े लिखे नहीं थे, जिस वजह से वो बुक को पढ़ नहीं सकते थे। अब ये सब देखते हुए बुक पब्लिशर ने कॉमन पीपल को आकर्षित करने के लिए फोक टेल्स, बैलेट्स को पिक्चर के रूप में प्रिंट करना शुरू किया। अब आप सोचोगे कि जब उनको पढ़ना ही नहीं आता था फिर प्रिंट क्यों किया? क्योंकि जो फोक टेल्स, बैलेट्स रहती हैं, ये सब क्या रहती है, कहानियाँ रहती है, या फिर सॉन्ग्स रहते हैं जिनके अंदर कहानियाँ बताई जाती हैं। तो ये सब सुनना पहले के लोग ज़्यादा पसंद करते थे। अब जिन लोगों को पढ़ना आता था वो ये बुक को पढ़कर लोगों को सुनाते थे गैदरिंग्स में। ये बुक के अंदर जो भी लिखा रहता था वो लोगों को सुनाते या गाते थे, जिस वजह से क्या हुआ कि जो लोग ओरली ये सब सुनते हैं और जो ये सब सुनाते हैं, दोनों के बीच में एक कनेक्शन डेवलप हो गया। सब लोग घुलने मिलने लगे एक साथ। प्रिंटिंग के आने की वजह से अब कोई भी आदमी कुछ भी छाप या फिर छपवा सकता था। ऐसे में जो किंग और चर्च के लोग थे वो बहुत ज़्यादा डरने लगे थे, और वो इस प्रिंटिंग कल्चर के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि अब लोगों के पास पावर आ गई थी कि वो किंग के अगेंस्ट में कुछ भी पब्लिश कर सकते थे, जिस वजह से सोसाइटी को भड़काया जा सकता था। इस रीज़न से जो किंग और चर्च के लोग थे वो डरने लगे थे। उनका मानना था कि अगर प्रिंट को कंट्रोल वे में सर्कुलेट नहीं किया गया तो ये वैल्यूएबल लिटरेचर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। चर्च को भी उनसे बहुत ज़्यादा खतरा था, क्योंकि उनके आइडियाज़, प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स को वो क्रिटिसाइज और क्वेश्चन कर सकते थे प्रिंटिंग के द्वारा। और ये जो डर उनके अंदर था वो आगे चल के सच भी साबित हो गया। 1517 में मार्टिन लूथर नाम के एक इंसान ने रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में 95 थीसिस नाम की एक बुक को पब्लिश किया था। उस बुक के अंदर उसने चर्च के अंदर जो भी गलत प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया था, चर्च के लोगों को क्रिटिसाइज किया था। ये जो बुक है वो वास्ट नंबर में छपी और करीब 5000 कॉपियाँ पहले वीक में ही बिक गई। इसकी वजह से लोगों ने मार्टिन लूथर के आइडिया को सपोर्ट किया। फिर लोगों ने मार्टिन लूथर की बुक 95 थीसिस को चर्च के गेट के बाहर रख दिया था, ताकि जो चर्च वाले हैं वो भी उस बुक को देखें। अब इससे क्या हुआ कि मार्टिन लूथर की आइडिया को बहुत लोग सपोर्ट करने लगे, जिस वजह से चर्च 2 हिस्सों में बढ़ गया था, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में। कैथोलिक्स वो लोग जो चर्च की आइडिया को सपोर्ट करते थे, और प्रोटेस्टेंट्स वो लोग थे जो मार्टिन लूथर की आइडिया को सपोर्ट करने लगे थे। अब ये सब देखते हुए मार्टिन लूथर ने एक स्टेटमेंट भी कहा था,
प्रिंट इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, यानी कि भगवान ने जो सबसे अच्छी चीज़ दी है वो है प्रिंटिंग। अब ये जो स्टेटमेंट है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने बोला था। तो याद रख लेना, मार्टिन लूथर ने बोला था। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब कुछ टाइम बाद मार्टिन लूथर जैसा ही एक और नया बंदा आया था जिसका नाम था मेनोकियो। ये एक मिल में काम करता था और इसको थोड़ा मोड़ा पढ़ना आता था। इसने द बाइबल को पढ़ा और उसके बाद उसने चर्च के खिलाफ हेरेटिकल आइडियाज़ को फॉर्म किया। यानी उसने ये इंटरप्रेट किया कि चर्च के पास कोई अधिकार नहीं है ये डिसाइड करने का कि क्या सही है क्या गलत। अब ये तो डायरेक्ट उनके खिलाफ ही बोल रहा था और इस वजह से चर्च के लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने मेनोकियो को 2 बार धमकी भी दिया, फिर तीसरी बार जब वो माना नहीं तो उसको डायरेक्ट टपका दिया, यानी कि मार डाला, हैंग टू डेथ कर दिया। तो चर्च को मेनोकियो जैसे लोगों से खतरा था। ऐसे लोगों के आइडियाज़ की वजह से लोग चर्च के राइट को क्वेश्चन कर सकते थे। तो इसे रोकने के लिए चर्च ने पब्लिशर और बुक सेलर पर अपना कंट्रोल बनाया और 1558 से एक लॉ पास किया इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स को मेंटेन करने का, यानी कि जो भी बुक चर्च के खिलाफ रहेगी उसको पब्लिश ना किया जाए, नहीं तो फिर उसको जेल में या फिर उसको मार दिया जाएगा, ऐसा चर्च ने बोला और ये सारी बुक्स को बैन कर दिया। अब हम चैप्टर के अगले पार्ट द रीडिंग मेनिया की बात करेंगे। तो 17 और 18 सेंचुरी आते आते यूरोप में लिटरेसी रेट एकदम तेज़ी से बढ़ने लगा था, यानी कि बहुत से लोग अब पढ़ने लिखने लगे थे। इसका रीज़न ये था कि जो चर्च के लोग थे उन्होंने विलेज एरियाज़ में और भी बहुत सारी जगहों पे स्कूल खोल दिए थे, जिस वजह से बहुत से लोग एजुकेट होने लगे थे। पीजन से लेके आर्टिशंस तक सब लोग एजुकेट हो रहे थे। 18 सेंचुरी के एंड तक यूरोप में लिटरेसी रेट 60 से 80% तक पहुंच गया था, यानी कि अब यूरोप में 60 से 80% लोग पढ़े लिखे थे। अब जो बुक सेलर्स हैं वो पैडलर्स को काम पे रखने लगे थे बुक सेल करने के लिए। पैडलर्स वो लोग रहते हैं जो घर घर घूम के बुक सेल करते थे। तो अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क के क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, तो ध्यान से सुनना। तो इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स बहुत ज़्यादा बिकती थी क्योंकि ये बुक 1 पेनी की मिलती थी, यानी जैसे हमारा अभी का 1 रुपया है तो वो 1 पेनी का मिलता था, जिस वजह से गरीब लोग भी इस बुक को खरीद के पढ़ सकते थे। और जो लोग इस बुक को बेचते थे उन्हें चैपमैन बोला जाता था। पेनी चैप बुक्स की तरह ही फ्रांस में बिब्लियोथेक ब्लू नाम की बुक बिकती थी। ये भी बहुत सस्ती होती थी और इसे भी गरीब लोग खरीद सकते थे। इसका नाम बिब्लियोथेक ब्लू इसलिए पड़ा था क्योंकि इस बुक का कवर ब्लू कलर का था। तो आपके एग्ज़ाम में इस पार्ट से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि पेनी चैप बुक्स कहाँ मिलती थी, तो वो आप लिख देना इंग्लैंड, और इसे बेचने वाले लोगों को क्या बोला जाता था, तो वो चैपमैन हो जाएगा। वैसे ही बिब्लियोथेक ब्लू कहाँ प्रिंट होती थी, तो फ्रांस। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। 18 सेंचुरी तक न्यूज़पेपर और जर्नल्स भी छपने लगे थे जिसमें वॉर और ट्रेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताई जाती थी। अब बहुत से साइंटिस्ट और फिलोसोफर भी अपने आइडिया को प्रिंट करने लगे थे। साइंटिस्ट जैसे कि आइजैक न्यूटन, वो भी अपने डिस्कवरीज़ को पब्लिश करना चालू कर दिए। कुछ थिंकर्स जैसे कि थॉमस पेन, वोल्टायर, जीन जैक रूसो जैसे लोगों की राइटिंग बहुत ज़्यादा प्रिंट होती थी और बहुत से लोग इन्हें पढ़ा करते थे। तो अब हम चैप्टर के मज़ेदार पार्ट पे आ चुके हैं, मिड 18 सेंचुरी में। तो मिड 18 सेंचुरी तक बहुत लोग ये बिलीव करने लगे थे कि जो हमारे बुक्स हैं वो पूरी सोसाइटी को चेंज कर देंगे। ये हमें आज़ादी दिलाएंगे उस सोसाइटी से जहाँ पे डेस्पोटिज़म और टिरानी है। डेस्पोटिज़म यानी डिक्टेटरशिप, जहाँ पे एक बंदा रूल करता है,
सारे बंदे उसको फॉलो करते हैं, जैसे कि राजा का रूल। और टिरानी मतलब जहाँ पर पावर पूरी राजा के हाथ में है और उसका जब वो गलत उपयोग करे। तो ये सब देखते हुए लुई सेबेस्टियन, जो कि एक नॉवलिस्ट थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ट्रेम्बल देयरफॉर ट्राइन्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइट्स। तो ये स्टेटमेंट आपको एग्ज़ाम में दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसे किसने बोला था। तो आपको याद रख लेना है लुई सेबेस्टियन ने ये स्टेटमेंट बोला था। अब इस स्टेटमेंट का मीनिंग भी उन्होंने समझाया है कि प्रिंटिंग प्रेस इज़ द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज़ द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म। तो इसका मतलब अगर हम हिंदी में समझें तो बुक के अंदर इतनी पावर है, इतनी पावरफुल है बुक कि ये डेस्पोटिज्म यानी कि राजा का रूल, राजतंत्र का सफाया कर सकती है। तो अब हम चैप्टर के ऐसे टॉपिक पे पहुंच चुके हैं जिस टॉपिक से सीबीएसई ने हर साल क्वेश्चन पूछा है। तो ये टॉपिक से क्वेश्चन इस साल भी आएगा, आप गारंटी लिख के ले लो, इसलिए ये टॉपिक को अच्छे से करके जाना। और इस टॉपिक का नाम है प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो जैसे इस टॉपिक का नाम है वैसे ही इस पर क्वेश्चन भी आता है कि प्रिंट कल्चर की वजह से क्यों फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, प्रिंट कल्चर ने कैसे कंडीशन क्रिएट किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। तो यही सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। एक ही क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन एक ही पूछा जाएगा लेकिन अलग अलग वे में पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक को एकदम ध्यान से समझ लो, रट लो, जो करना है कर लो। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नहीं आया तो आप मेरे को अनसब्सक्राइब कर देना, और जिसने नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो कर लो पहले। तो इसे हम एक कहानी की तरह समझेंगे क्योंकि कहानी हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। तो समझते हैं। फ्रांस में जो लोग राजा और चर्च को गलत समझते थे वो अपने आइडियाज़ को प्रिंट करवाने लगे। प्रिंटिंग के आने से ये सब लोग अपने आइडियाज़ को प्रिंट करवाने लगे और ये आइडियाज़ बहुत लोगों तक अब पहुंचने लगे थे। अब जब सब लोगों ने राइटर की आइडिया को पढ़ा तो उन्हें भी लगा कि बात तो सही है, ये किंग और चर्च वाले लोग हमारे ऊपर रूल क्यों करते हैं, इनको किसने इतनी पावर दी। सबके अंदर ये सोच आने लगा। अब सब किंग और चर्च के ऊपर क्वेश्चन करने लगे थे। 1780s तक बहुत से ऐसे बुक छपने लगी थी जो ये दिखाती थी कि राजा बहुत मज़ा कर रहा है और हमको वो नौकर बना के रखा है। कार्टून्स बनाए जाने लगे थे उसके ऊपर, जिसमें ये दिखाया जाता था कि मोनार्की पैसे लोगों के लेके मज़ा कर रही है और जो कॉमन पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा दुख झेल रहे हैं। अब ये सब चीज़ की वजह से, इस सब चीज़ को देखते हुए पब्लिक बहुत ज़्यादा भड़क गई और इस वजह से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। और आपको याद होगा तो क्लास 9th में आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि जनता एकदम गुस्से में लुई 16 को मारने आ रही थी। वो क्यों आ रही थी? यही रीज़न से आ रही थी। तो प्रिंट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। अब इस चीज़ को ही आपको इंग्लिश में लिख देना है और आपका ये आंसर रेडी हो जाएगा। तो ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद ये आंसर ज़रूर से करके जाना। तो अब हम देखेंगे अगला पार्ट, दी 19th सेंचुरी। इसमें हम समझेंगे कि प्रिंटिंग के आने से बच्चों के क्या हालचाल थे, औरतों के क्या हालचाल थे और जो वर्कर्स हैं उनके क्या हाल थे। साथ ही साथ इधर हम ये भी देखेंगे कि प्रिंटिंग को लेकर क्या क्या नए नए इनोवेशंस हुए थे। तो पहले बच्चों की बातें करते हैं। लेट 19th सेंचुरी आते आते जो प्राइमरी एजुकेशन था ना, उसे कंपलसरी कर दिया गया था बच्चों के लिए। इसके अलावा फ्रांस में 1857 में बच्चों के लिए अलग से प्रिंटिंग प्रेस खोला गया जिसको चाइल्ड प्रेस का नाम दिया गया, जहां सिर्फ बच्चों के लिए किताबें छपती थी। फिर जर्मनी में ग्रिम ब्रदर्स नाम के 2 ब्रदर्स रहते थे। इन्होंने रूरल एरिया से रिलेटेड फोक टेल्स लिखना चालू की। ऐसे स्टाइल में इन लोग ने लिखा जिससे कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए और
इन्होंने अपनी बुक को पब्लिश कर दिया। फिर बहुत से बच्चे इस बुक को पढ़ने लगे थे। अब वुमेन्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो, वुमेन्स उस समय पे ना रीडर्स भी थी और राइटर भी, यानी इन लोग बुक पढ़ते भी थे और बहुत से लोग बुक लिखते भी थे। अब 19वीं सेंचुरी में यूरोप में जो ज़्यादातर नॉवेल पब्लिश होती थी ना, उसका जो मेन ऑडियंस होता था वो वुमेन्स ही होती थी, यानी ज़्यादातर नॉवेल्स वुमेन ही पढ़ती थी। और ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ वुमेन्स नॉवल पढ़ती ही थी, बल्कि जो बहुत से नॉवलिस्ट रहते थे ना, औरतें ही रहती थी। अब देखते हैं कि वर्कर्स का क्या कंडीशन था। तो देखो, उस समय पे ना यूरोप में लेंडिंग लाइब्रेरीज खुल गई थी। लेंडिंग लाइब्रेरीज मतलब कि जहाँ पर बुक उधार में मिलती थी, जिसको लोग पढ़ने के बाद वापस कर सकते थे। अब इससे जो वाइट कॉलर वर्कर्स थे ना, जो आर्टिसंस थे, जो मिडिल क्लास की फैमिली थे, लोग थे, इन सबको डायरेक्टली किताबें खरीदनी नहीं पड़ती थी, बल्कि इन लोग लेंड करके या फिर उधार में किताबें ले सकते थे, जिस वजह से इन लोग बुक को अब पढ़ सकते थे। इन्हें एक मौका मिल गया था पढ़ने का, क्योंकि देखो, पैसा नहीं होता था तो बुक नहीं खरीद सकते थे, लेकिन इन लोग बुक उधार पे ले लेते थे, जिस वजह से क्या हुआ कि ये लोग अपने आप को सेल्फ एजुकेट करने लगे थे। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या इनोवेशंस हुए थे प्रिंटिंग प्रेस को लेकर 19वीं सेंचुरी में। तो 19वीं सेंचुरी में एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी, जिसका नाम था सिलेंड्रिकल प्रेस, जिसका डेवलपमेंट किया था रिचर्ड एम हो ने। अब इसकी खासियत क्या थी वो देखते हैं। तो इसकी खासियत ये थी कि ये 1 घंटे में 8000 पेजेस को प्रिंट कर सकता था, जो कि पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्पीड में था। साथ ही साथ उसके बाद एक नई चीज़ का इन्वेंशन भी हुआ, ऑफसेट प्रिंटिंग, जिसमें कि तुम क्या कर सकते हो, एक बार में 6 कलर को प्रिंट कर सकते थे। फिर आगे चल के एक और चीज़ का इन्वेंशन हुआ, जो था इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस। अब इसमें क्या था कि जो प्रिंटिंग का काम है वो और तेज़ी से होने लगा था, क्योंकि अब ये प्रिंटिंग इलेक्ट्रिकली होती थी। अब उस समय पे इतनी प्रिंटिंग्स हो रही थी ना, तो वहाँ के प्रिंटर्स ने सोचा कि और ज़्यादा बुक कैसे बेचा जाए। तो इसलिए उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, जिसमें उन्होंने क्या किया कि जो फेमस नॉवेल होती है ना, उसको अब सीरियल वाइज चालू कर दिया। सीरियल वाइज मतलब कि जैसे देखो, अगर आप अभी नेटफ्लिक्स देखते हो तो सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 ऐसे आता है ना, तो वैसे ही इन लोग ने बुक को चालू कर दिया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जिससे उनकी बुक बिकती ही रहे हर बार। फिर उन्होंने जो लोग महंगी बुक नहीं खरीद पाते थे, उनके लिए सस्ती बुक पब्लिश करना चालू कर दी। इस बुक में उन लोगों ने सस्ते पेपर या फिर बोल सकते हैं बहुत हल्के से पेपर यूज़ करना चालू कर दिए, और जिस वजह से जो पुअर्स थे वो भी इस बुक को खरीद सकते थे, जिस वजह से उनका प्रोडक्शन भी बढ़ गया। अब इसी के साथ हमने प्रिंट यूरोप में कैसे आया इस पार्ट को पूरा ख़त्म कर दिया है। अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचता है कि प्रिंट इंडिया में कैसे आया, तो उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि अगला वीडियो आए, अगला पार्ट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले।